हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू शिक्षा विधि। चलो अपना साइंस का अगला सेशन देखते हैं। एज आई प्रॉमिस्ड सेशन कंटिन्यू हो रहे हैं और मैं अपने काम पे हूँ, तो आप लोगों का भी एक हक बनता है कि आप अपने काम पे रहें और सेशन को हमेशा की तरह शेयर करते रहें। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन विल बी। हम जानते हैं साउंड अलग अलग मीडियम से ट्रैवल करती है, तो ऑक्सीजन में उसकी स्पीड कितनी होगी। और ये टेम्परेचर इसलिए मेंशन किया है 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये मैटर करता है हमेशा। 336 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड, 316 मीटर पर सेकंड और 243 मीटर पर सेकंड। बताओ ए बी सी और डी कौन सा करेक्ट होने वाला है। जीके में वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए, क्विकली आप कमेंट करें। द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में एक बात सबको समझ में आनी चाहिए। सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसियस स्टेट में। ध्यान रखना, साउंड ऐसे चलती है भाई। निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर ध्वनि गति नहीं कर सकती। ध्वनि को हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है गमन करने के लिए। चलो अगला देखते हैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। मंगल ग्रह के वातावरण में मुख्य कौन सी गैस है। देखो, हर ग्रह का अपना वातावरण है, जैसे अपना अर्थ का भी है, और हर जगह गैसेज प्रेजेंट होती हैं अलग अलग रूप से। तो हमें बतानी है मुख्यतः कौन सी है। जैसे हमारे अर्थ की बात करें, 70%, 78% क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन है। उसी प्रकार से अलग अलग है। वीनस के ऊपर देखें तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्यतः। तो मार्स के ऊपर कौन सी गैस है इस प्रकार से, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड होगी या नाइट्रोजन होगी या सल्फर होगी या क्लोरीन गैस होगी, कौन सी गैस है। जल्दी से बताओ। एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस, शुक्र ग्रह के साथ साथ मार्स पे भी मुख्यतः 95 से 97% तक का जो एटमॉस्फेयर है वो इसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है। विच गैस इज नोन एज होम फ्यूल। कौन सी गैस घरेलू ईंधन भी कहलाती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बट टीसीएस इसको रिपीट कर रहा है और करेगा भी क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है। तो बताओ घरेलू ईंधन कौन सी गैस है, सीएनजी, ऑक्सीजन, एलपीजी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो हर एक बच्चे का करेक्ट होना चाहिए। जल्दी कमेंट किया करो, भाग भाग के कमेंट किया करो। एंड ऑप्शन ए टिक कर दूं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या है, कमर्शियल फ्यूल है, व्हीकल वगैरह में यूज होता है। कहाँ पे, जो हमारी गाड़ी है, कार वगैरह है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। चलो, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का एसआई मात्रा का। भगवान तुम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बताओ जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेल्सियस जो आप बहुत कॉमन देखते हैं, फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर यूज करते हैं, केल्विन जो यहाँ दिखाई नहीं देता है, और र्यूमर जो बंद हो चुका है। एसआई मात्रक क्या है टेम्परेचर का। ऑप्शन सी, केल्विन इज द राइट आंसर। कॉमन स्केल में बेशक सेल्सियस का इस्तेमाल होता हो, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो एक्सेप्टेड है वो क्या है, दैट इज केल्विन। अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड as much solute as it can is known as डैश solution। एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा मौजूद है, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मिला दिया, उससे ऊपर और नहीं मिल सकता। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये यूनिफॉर्म कहलाएगा या होमोजीनियस कहलाएगा। ये अनसैचुरेटेड होगा या सैचुरेटेड होगा, बताओ जल्दी से। क्लाउडिया बेटा क्या आंसर होने वाला है, जो आप कहेंगे मान लूंगा, बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, सैचुरेटेड, संतृप्त। होमोजेनियस और यूनिफॉर्म को समझते हैं। जैसे आप जल के अंदर नमक या चीनी मिला देते हैं, वो पूरी तरह से घुल जाती है, तो चीनी का एक भी कण आपको दिखाई नहीं देगा, यानी जहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ना हो। ठीक है ना, इस टाइप के होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ना हो। यूनिफॉर्म क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है,
संतृप्त क्या है कि जहाँ पे जो चीज़ घुलनी है उसकी अधिकतम मात्रा मौजूद है। मान लेता हूँ कि पानी के अंदर 10 लीटर चीनी मिक्स 10 किलोग्राम चीनी मिक्स हो सकती है। हमने मिक्स किया 8 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का स्पेस रहता है, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। और मैक्सिमम कैपेसिटी उस पानी की 10 किलोग्राम की थी, हमने 10 किलोग्राम चीनी ही मिक्स कर दी, अब और मिक्स नहीं हो सकती, ये कहलाता है सैचुरेटेड। अब इसकी आत्मा शांत है, संतृप्त होगा ये। डैश आर नोन एज स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट इन अ सेल। नो डाउट कि अगर टीसीएस किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाल दे तो आप सरप्राइज मत होना, ये पक्का आने वाला है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ जरा, स्टोरेज सैक क्या होते हैं? कौन सा अंग द्रव या ठोस पदार्थ को एकत्र कर सकता है कोशिका के अंदर? केंद्रक कर सकता है, या वैक्यूल्स, या लाइसोसोम, या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली? बताइए। एंड द आंसर इज वैक्यूल्स, रसाधनी। केंद्रक क्या है? मुख्य भाग। लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती थैली। सेल मेम्ब्रेन जो अलाउ करती है। वैक्यूल्स ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं हमेशा। द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? किस वैज्ञानिक ने वर्गीकरण के 5 साम्राज्य बताए? बड़ी लंबी कहानी है वर्गीकरण की। ये कहानी कभी अरस्तु के टाइम से शुरू होती है, राइट, ईसा पूर्व से पहले। अरस्तु बड़े थ्योरेटिकल आदमी थे। वो ये मानते थे कि आदमी के 32 दांत होते हैं और औरत के 16 दांत होते हैं। उसकी वाइफ भी थी, कमाल की बात है, उसने अपनी वाइफ का मुंह खोल के कभी नहीं देखा जिंदगी में। उसके असल में 16 दांत है कि 32 दांत है, देखो इस टाइप का बंदा था ये। तो इस थ्योरी के ऊपर अरस्तु ने 2 कैटेगरी बना दी, या तो जलीय या स्थलीय, और लोगों ने मान लिया आंख बंद करके। अब जिसकी यही बात मान ली गई हो, औरत के 16 दांत होते हैं, देखो कमाल की बात है ना। अब ये बात मान ली गई हो जिसकी, उसकी हर बात पे तो विकान किया ही जाएगा भाई। देखो इस बंदे को भी हंसी आ रही है ये देख के, क्या कह रहे हैं मतलब, ठीक है। तो मान लिया इनकी सारी कहानी चल पड़ी, फिर आगे चल के पता चला ये तो बुरी तरह फेल हुई है स्टोरी। दोबारा फिर से वर्गीकरण के अलग अलग तरीके चले। चार्ल्स डार्विन की बात कर लेते हैं। डार्विन विकासवाद के सिद्धांत में आते हैं। और मेंडल, इन्होंने जेनेटिक का सिद्धांत दिया था, जो मटर के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। रॉबर्ट व्हीटेकर वो सफल साइंटिस्ट रहे हैं, ऑप्शन सी, जिन्होंने 5 कैटेगरी ना सिर्फ रहने के आधार पर बल्कि उनके जन्म से लेकर हर कैटेगरी के आधार पर बनाई। रॉबर्ट व्हीटेकर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिख देता हूं भाई। आदमी के दांत कितने थे इसमें? 32। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? किस देश के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इंडोनेशिया में, पेरू में, ब्राजील में, या श्रीलंका में? देखो, अगर हम मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी, ये डायग्राम बड़ा गंदा बना, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं। हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा निकलती है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसके आसपास के जो भी रीजन है, थोड़ा सा 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ये सारा ही जोन किसका है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का जोन। और इसमें एक नहीं, बहुत सारी कंट्री आती हैं। इंडिया भी उनमें से एक है, ब्राज़ील भी उनमें से एक है, पेरू भी उनमें से एक है, मेडागास्कर भी उनमें से एक है, इंडोनेशिया उनमें से एक है, ठीक है ना। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी उसके अंदर कवर होती हैं। ये सारी की सारी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन अगर 3-4 ऐसे कंट्रीज के नाम आ जाए जो सब इसी लाइन में प्रेजेंट है, तब अगर टिक करना हो तो ऑप्शन होगा ब्राज़ील, क्योंकि इन सब देशों में ब्राज़ील अग्रणी है। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? ब्राजील में ही। ऑप्शन में ब्राजील नहीं है तो आप इंडोनेशिया, पेरू कुछ भी टिक कर सकते हैं। द बुक स्टारी मैसेंजर वॉज रिटन बाय, स्टारी मैसेंजर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, या गैलीलियो, या आर्यभट्ट, या अल्बर्ट आइंस्टाइन? स्टारी मैसेंजर किसने लिखी थी? ऑप्शन बी, गैलीलियो ने, ठीक है। स्टारी मैसेंजर के अंदर उन्होंने कहानी बताई थी। वो कहानी क्या बताई थी? चांद है, मून के अंदर, बचपन के अंदर आपको मामू दिखाई देता, जवानी में जानू दिखाई देती है ना, चंदा मामू ऐसे ऐसे बनाते, ठीक है। कटोरा बन गया पर चांद मान लेना, ठीक।
इसके अंदर उन्होंने कहा था कि यहाँ बड़े 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 पर्वत होते हैं, भाई ऐसे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। कभी कभार ये भी पूछ ले कि चांद के ऊपर माउंटेन वाली कहानी बताने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, उसका आंसर भी क्या है, गैलीलियो। SI यूनिट ऑफ फोर्स, बल का SI मात्रक क्या है, इतना आसान क्वेश्चन। फोर्स कैसे है, न्यूटन सबने सुन रखी है, लेकिन ये क्या है, न्यूटन तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन आसान बात क्या है, अगर न्यूटन ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है। तो बताओ केतन क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को न्यूटन कहते हैं हम। क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। मास क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे बच्चों TCS बदल के पूछने में ही तो माहिर है। क्या करेगी वो करेगी चेंज द पैटर्न, चेंज द वे, भविष्य में आने वाला बदलाव क्या है। तो न्यूटन दिखाई ना देके वही क्वेश्चन जिसको आप जानते हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगा। समझ गए। विच प्लांट टिश्यू इज फाउंड एट द बेस ऑफ ए लीफ, पत्ती में पाया जाने वाला कौन सा पादप उत्तक है, बताओ जल्दी से। अच्छा, मैंने आपके लिए बड़ा सुंदर सा पेड़ बना दिया है, ये देखो, ये बेचारा पेड़ ऐसे खड़ा है ऐसे। अब इसकी टांगे पतली हैं पर कुछ दिनों बाद ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी जड़ें फैली हुई हैं, ये इसकी जड़ का हिस्सा है, ये स्टेम इसके तने का हिस्सा है। और खैर मैंने तो पूरा ही पेड़ बना दिया ये, मैं तो विकसित अवस्था की बात कर रहा हूँ, विकासशील अवस्था की बात करनी थी, पर कोई बात नहीं, हम इससे समझ लेंगे कहानी क्या है। एपिकल, इंटरकलरी, लेटरल या जाइलम। जाइलम का तो सबको पता है, जी से जेड लगा लो। जाइलम मतलब जल, जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम, भाई ऐसे याद रखना। जाइलम, जे से जल। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। अब बचा लेटरल और एपिकल। लेटरल और एपिकल दोनों ही स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। एपिकल का काम होता है लेंथ को बढ़ाना, किसको, लंबाई को, और लेटरल का काम होता है मोटाई को बढ़ाना, ब्रेथ को बढ़ाना। ठीक है, और बचा इंटरकलरी। इंटरकलरी कहाँ होता है, लीव्स, जो इंटरनोड्स होते हैं जहाँ पे टहनियों का और पत्तियों का विकास शुरू होता है। ये लगा दो, जैसे टहनी बननी है, पत्ती बननी है, तो वहाँ पे इस नोड में आपको हमेशा इंटरकलरी प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ समझाया है, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। तो सेशन को जल्दी से शेयर और लाइक कर दो। बताओ वो पहला वैज्ञानिक कौन सा था जिसने किसी भी प्रकार के तत्व के लिए चिन्ह का इस्तेमाल किया था। नेम दी फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट्स। अब मैं कह रहा हूं कल TCS कहेगा, ये आपके पेपर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है जो किसी न किसी सेट में डेफिनेटली आना ही आना है। बताओ जल्दी से, रॉबर्ट हुक थे वो, या नील बोहर थे, या जॉन डाल्टन थे, या रदरफोर्ड जिसने सबसे पहले सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, कौन थे वो? इन्होंने किया था आपका सिलेबस बढ़ाने का काम। बताओ जल्दी से, एंड द करेक्ट आंसर इज, कोमल जो बताएगी वही मान लेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, ABCD क्या होने वाला है? आंसर इज ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स। द लेंथ ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ आंट इन मीटर एज। एक चींटी की परमाणु त्रिज्या मीटर के अंदर कितनी होती है? वही चींटी जिसकी एक डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जो आपको रुला सकती है। ठीक है, बताओ जरा क्या है उसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखाई देगी और इस टाइप के काफी फैक्ट आपको दूंगा मैं धीरे धीरे। क्या आने वाला है आंसर? ये ऑप्शन डी, 10⁻⁻² मीटर, 0.1 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ
एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? अरे जल्दी से बताओ, बिना देखे टिक मार दो। कहते सर ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं, लिख देंगे इसको तो हम, इतना आसान क्वेश्चन जो पूछ लिया, पर आ सकता है। ऑप्शन सी पोटेंशियल, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब जानते हैं। हीट इज ऊर्जा। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। TCS इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, मुझसे लिखवा के ले लो, पूछा नहीं है आज तक पर पूछेगा। क्या करेगा? पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि ये क्या है? ये है भविष्य। क्या है ये? भविष्य है, ये आने वाला बदलाव। बता दो क्या आंसर है? ये मैंने आने वाला बदलाव आज से कई साल पहले समझा दिया था, यूट्यूब पे भी लेक्चर है, वो भी उठा के देख सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डीपली फोल्डेड। थोड़ा समझाता हूँ बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, बेलनाकार आकृति इसकी होती है। सिलेंड्रिकल शेप में, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, मुझे 1 सेकंड का टाइम दे, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। एक तो इसकी बाहर ही मेम्ब्रेन बनी होती है जो ऐसे पोरस वाली होती है, जो ऑप्शन सी होता है ना, पोरस वाली छिद्र होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये ऑक्सीजन को अलाउ करता है अपने अंदर। ऑक्सीजन लंबे टाइम तक ट्रैप होगी इसके अंदर, तभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, जो कल भी समझाया था। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जब ऑक्सीजन एंटर कर जाती है तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन 3-4 सेकंड रुके ताकि वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सके। तो प्राकृतिक रूप से अंदर वाली मेम्ब्रेन डीपली लेयर वाली होती है, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करके ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है। तो ऑक्सीजन लंबे टाइम तक ट्रैप हो, रुके, इसलिए अंदर की लेयर डीपली फोल्डेड बनी होती है, परतदार होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है चलो, आज का सेशन अभी खत्म होता है, इसके जस्ट बाद 7:30 बजे स्टार्ट होगा आपका इंग्लिश के ईडीएम का सेशन। देखना ना भूलें और एंजॉय करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सेशन को लाइक जरूर करें। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।